गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वर्ड विचार के बारे में जानेंगे। वर्ड विचार है क्या, वर्ड के बारे में, वर्ड होता क्या है, वर्ड कहते किसे हैं, वर्ड के कितने प्रकार हैं, कौन कौन से होते हैं, वर्ड माला क्या है, आज इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं वर्ड। वर्ड किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उनको वर्ड कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते उनको वर्ड कहते हैं। जैसे लिख समझ लेते हैं वर्ड। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे कोई शब्द ले लेते हैं कमल, इनको ध्वनियों में तोड़ देते हैं। क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ। या दूसरा कोई शब्द ले लेते हैं जैसे आहट, आहट आ प्लस ह प्लस अ प्लस ट। जैसे हमने कोई कमल शब्द ले लिया या फिर आहट ले लेते हैं। आहट को हमने तोड़ दिया ध्वनियों में, अब इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, इससे ज्यादा और इसको तोड़ नहीं सकते, इसलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ड या अक्षर कहते हैं। अब आते हैं वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला, वर्डों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं, या इस तरह भी कह सकते हैं कि वर्डों का जो व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह होता है उसे वर्णमाला कहते हैं। उनका एक क्रम होता है, एक निश्चित क्रम, या वर्डों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्डों की निश्चित क्रम को, वर्डों के निश्चित क्रम को वर्डों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। इतना हो गया, वर्ड के बारे में जान लिए, वर्ड माला जान लिए। अब आते हैं वर्ड के प्रकार। वर्ड के प्रकार कितने होते हैं? वर्ड के दो प्रकार होते हैं, एक पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। वर्ड के दो प्रकार होते हैं, पहला है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। सबसे पहले स्वर जान लेते हैं। स्वर कहते किसे हैं? जिन, स्वर मतलब होता है स्वर, स्व, स्व मतलब होता है स्वतंत्र। जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें किसी भी वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़े, या जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे पहले स्वर जान लेते हैं, स्वर होते कितने? स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हम, जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं
उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर होते कितने हैं, स्वर देख लेते हैं। स्वर 11 होते हैं। कौन कौन से? अ, आ, ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। स्वर कितने होते हैं? 11। स्वर कहते किसे हैं? जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं या जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। अब आते हैं व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़े, जिन वर्णों को बोलने में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन 33 होता है। व्यंजन कितने होते हैं? 33। पहले स्वर के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। स्वर तो हो गए कि स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें किसी वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर 11 होते हैं। अब स्वरों के प्रकार को जानते हैं। स्वर के कितने प्रकार होते हैं? स्वर के प्रकार जान लेते हैं। स्वर के प्रकार होते हैं ह्रस्व स्वर। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, और तीसरा है प्लुत स्वर। स्वर के बारे में जान लिया, स्वर कितने होते हैं ये जान लिया। अब स्वर के प्रकार के बारे में जानते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर के बारे में जानते हैं। ह्रस्व स्वर कहते किसे हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमें सबसे कम समय लगता हो, जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमें सबसे कम समय लगता हो, इसको ऐसे नाम से भी समझ सकते हैं। ह्रस्व मतलब होता है छोटा। ह्रस्व मतलब क्या होता है? छोटा। मतलब छोटे को बोलने में कम समय लगेगा ही। तो जिन वर्णों का उच्चारण करने में सबसे कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? अ, छोटी, छोटा ऊ और री। ये ह्रस्व स्वर होते हैं। कौन कौन से? अ, ई, छोटा ऊ और री। अब आते हैं दीर्घ स्वर पर। दीर्घ स्वर का मतलब होता है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए या जिन ध्वनियों का उच्चारण करने के लिए हमें ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए या जिन ध्वनियों का उच्चारण करने के लिए हमें ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं। कौन कौन से? आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। अब आते हैं तीसरा प्लुत स्वर पे। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण के लिए या जिन ध्वनियों का उच्चारण करने के लिए हमें ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर को एक एग्जाम्पल में समझ सकते हैं, जैसे ओम, जिसमें ये चिन्ह लगा हो वो प्लुत स्वर का एग्जाम्पल है। जैसे ओम है, अगर किसी को बुलाना हो तो ऐसे करते हैं ओ,
ऐसे ओम खींच के बोलते हैं, तो इसीलिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए प्लुत स्वर किसे कहते हैं? प्लुत स्वर उसे कहते हैं, उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण करने के लिए हमें ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। अब तक हमने जाना स्वर के भेद कितने होते हैं और उनके भेद की जो परिभाषा है उसके बारे में जान लिया। अभी उसमें कुछ बचा हुआ, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग किसे कहते हैं। तो अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार ये भी स्वर में ही आते हैं, स्वर के बाद ही इनका स्थान होता है अनुस्वार और अनुनासिक का। अनुस्वार, अनुस्वार का ये चिन्ह होता है, इसका उच्चारण, अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है। अनुस्वार का उच्चारण किससे होता है? नाक से। अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है। जैसे कोई शब्द ले लिए, पंख, पंख, नाक से आवाज आ रही है। अब जानते हैं अनुनासिक के बारे में। अनुनासिक, अनुनासिक को चंद्र बिंदु भी कहते हैं। अनुनासिक को चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसका ये सिंबल होता है ऐसे, चंद्र बिंदु। जैसे लिखना हो कोई आंचल, 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 इसका उच्चारण कैसे हो रहा है? मुंह और नाक दोनों से हो रहा है। अनुस्वार में पंचमाक्षर भी होता है। पंचमाक्षर जो होते हैं उनको हर पंचमाक्षर अनुस्वार की तरह यूज किया जाता है। जैसे अंग, य, ण, न, म। अंग, यम, इसको ऐसे बोल सकते हैं यमंगणनम। जैसे जैसे कोई शब्द ले लिए चंचल, चंचल को हम अगर अनुस्वार में ऐसे लिखना चाहे, पंचमाक्षर में लिखना चाहे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, चंचल। तो ये जो है अंग, इसका उपयोग किसमें हो रहा है? अनुस्वार में। तो ऐसे एग्जाम्पल से समझ लेंगे। अनुस्वार हो गया, अनुनासिक हो गया, और विसर्ग। विसर्ग किसे कहते हैं? विसर्ग का ये चिन्ह होता है, ज्यादातर ये संस्कृत शब्दों में यूज किए जाते हैं, इसीलिए इनको तत्सम शब्द भी कहा जाता है। जहाँ विसर्ग चिन्हों का प्रयोग होता है उनको तत्सम शब्द भी कहते हैं। और इसका उच्चारण जो है ह की तरह होता है। इसका उच्चारण किसकी तरह होता है? ह की तरह। जैसे ऐसे शब्द ले लिए, पुनः, ये जो विसर्ग लगा है इसका उच्चारण कैसे होगा? पुनः। जैसे पुनः, अतः, अब जान लिए अनुनासिक, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग के बारे में। अब चलते हैं व्यंजन पे। इसमें कुछ आगत ध्वनियां भी होती हैं, उसको भी जान लेते हैं। आगत ध्वनि, आगत ध्वनि किसे कहते हैं? जब कोई अंग्रेजी के शब्द हिंदी में लिखे जाते हैं, जैसे जब कोई अंग्रेजी के शब्द, ज्यादातर ये अंग्रेजी शब्दों में ही यूज होता है, मतलब जैसे जब कोई अंग्रेजी के शब्द हिंदी में लिखे जाते हैं तो उनमें आगत ध्वनियों का उपयोग होता है। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर क्या है? एक शब्द है, लेकिन अगर इसको ऐसे लिखना चाहें, डॉक्टर, डॉक्टर नहीं बोलेंगे, डॉक्टर नहीं, डॉक्टर, ऐसे। ये कापी, कापी,
कॉपी नहीं होता है, कॉपी होता है। क्या होता है? कॉपी। तो ऐसे जो चिन्ह है इसको अर्ध अर्ध चंद्र बिंदु भी कहते हैं, या अर्ध चंद्र भी, अर्ध चंद्र बिंदु नहीं, अर्ध चंद्र, इसको अर्ध चंद्र भी कहते हैं। इसका चिन्ह होता है ये, ठीक, आया समझ में? आगत ध्वनि का चिन्ह ये होता है, इसको अर्धचंद्र भी कहते हैं, और इसका यूज ज्यादातर हम अंग्रेजी के शब्दों में करते हैं। ठीक है, अब आते हैं व्यंजन पे। व्यंजन, व्यंजन हमने बताया किसे कहते हैं? व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के प्रकार, व्यंजन भी 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, जान लेते हैं कौन कौन से। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, व्यंजन के 3 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों या ध्वनियों का उच्चारण करने के लिए हमारी जिह्वा जो है, कर्ण, हमारे मतलब जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए, जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमारे मुख के हवा जो है हमारे मुख के पूरे भाग को छू के निकलती है, जैसे कंठ हो गया, तालु, जिह्वा को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, उनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। कितने होता है? 25। अब आते हैं अंतःस्थ व्यंजन पे। अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमारी जो हवा होती है वो बीचों बीच रह जाती है, उसको अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल और व। अंतःस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल और व। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म मतलब ऊष्मा। जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में, जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमें, जिन वर्णों का उच्चारण करने में ऊष्मा उत्पन्न हो, जिन वर्णों का उच्चारण करने में ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे देख लेते हैं ऊष्म व्यंजन 4। ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, कौन कौन से? श, 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 ह। अब आते हैं स्पर्श व्यंजन पे। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन को जान लिया हमने कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमारी जो मुख की हवा होती है मुख के सारे भागों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है तो उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। कौन कौन से? क, ख, ग, घ, अंग। च, छ, व्य, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। क से प तक जो व्यंजन होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क वर्ग, क वर्ग में क ख ग घ ङ, च वर्ग, च वर्ग में च स ज झ ञ, ट वर्ग भी
ट ठ ड ढ ड़, त वर्ग हो गया, क ख ग घ न, और हो गया प वर्ग। प वर्ग में क ख ग घ म। अगर कोई पूछे कि क वर्ग में कितने व्यंजन होते हैं तो 5। क वर्ग की लाइन में जो व्यंजन होते हैं वही होंगे क ख ग घ ङ। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य र ल व, और उसमें व्यंजन होते हैं श श श ह। उसमें व्यंजन कितने होते हैं? श श श ह। उसमें व्यंजन, अब आप लोगों ने जान लिया व्यंजन कितने होते हैं, और व्यंजन के 3 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन जो 25 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य र ल व, और उसमें व्यंजन होते हैं श श श ह। अब तक हमने जाना व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं, उनके प्रकार, उनका डिफिनीशन क्या है, उसके बारे में जाना। अब इसमें रह गया संयुक्त व्यंजन। क्या है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त मतलब होता है जुड़ा हुआ, व्यंजन का मतलब जानते हैं व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, 2 जुड़े हुए व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं, कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ और स्त्र। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4, छ, त्र, ज्ञ और स्त्र। छ, इनको संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 2 व्यंजनों से मिलकर बने हुए होते हैं। जैसे एक का एग्जांपल ले लेते हैं, क प्लस स। ये भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन है, दोनों व्यंजन है, इसमें स्वर कोई नहीं है, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन। एक होता है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन होता है जब कोई एक ही व्यंजन 2 बार आता है तो उसको द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे डबल श करके आता है, एक आधा श और पूरा श, तो ऐसे शब्द बन जाएगा रस्सी, इसको कहते हैं द्वित्व व्यंजन। एक और आता है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन होते हैं, ये 2 होते हैं, कौन कौन से? ये ड वाला और ढ वाला। वो क ख ग घ वाले में जो ड और ढ होता है, इसमें नीचे बिंदु नहीं होता है, यही अंतर होता है इसमें। लेकिन द्विगुण व्यंजन में जो होता है, ये ड और ढ दोनों में बिंदु होता है, और ये इन वर्डों से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। ये या तो लास्ट में आते हैं, या तो बीच में आते हैं, या तो लास्ट में आते हैं। इन वर्डों से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। जैसे एक शब्द ले लेते, पढ़ना। पढ़ना, पढ़ना शब्द से कोई पढ़ना शब्द है, ये क्या है? इसमें एक द्विगुण व्यंजन है ढ। इससे ये कहाँ है? बीच में है, इससे किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। लेकिन अगर ढ से करना चाहे तो हो सकता है, ढ से ढोलक हो सकता है, ढक्कन हो जाएगा। लेकिन जो द्विगुण व्यंजन में जो ढ है, उससे किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। वैसे ही और ड़ से भी ले लेते हैं, जैसे पढ़ना, लड़ना, ये हमेशा बीच में ही आते हैं द्विगुण व्यंजन। इतना समझ गए? संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जो 2 व्यंजनों से मिलकर बने हुए होते हैं उनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्त्र। द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? जहां एक ही व्यंजन 2 बार उपयोग में लाया जाता है, उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं, ड और ढ। अब इतना समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण।
व्यंजनों का जो वर्गीकरण है हम दो आधार पे करते हैं। इसका वर्गीकरण हम दो आधार पे करते हैं। कौन कौन से? एक उच्चारण स्थान के आधार पर, एक उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, और दूसरा है, पहला ये हो गया, और दूसरा है प्रयत्न के आधार पर। व्यंजनों का वर्गीकरण हम दो आधार पर कर सकते हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर देखते हैं, उच्चारण पहला देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर उच्चारण स्थान के आधार पर जैसे कंठ हो गया, तालु हो गया, दंत हो गया, मूर्धा हो गया, ओष्ठ, ओठ हो गया, ओष्ठ हो गया। ऐसे ऐसे इनका उच्चारण स्थान के आधार पर ऐसे ऐसे इनका वर्गीकरण किया जाता है। जैसे कंठ, कंठ से क का उच्चारण कंठ से होता है, तालु का उच्चारण च से, क का उच्चारण कंठ से होता है और च का उच्चारण तालु से होता है। ये श है, श का उच्चारण होता है दंत से। ये जो षट, जिसको षटकोण बोलते हैं, इसका उच्चारण मूर्धा से होता है। ओष्ठ है, जैसे प, फ, इन सबों का उच्चारण ओष्ठ से होता है। तो इस आधार पर उच्चारण स्थान के आधार पर ऐसे वर्णों का वर्गीकरण किया जाता है, व्यंजनों का वर्गीकरण किया जाता है। अब देखते हैं दूसरा, इसमें होता है प्राण, श्वास, श्वास या प्राण के आधार पर, श्वास या प्राण के आधार पर, श्वास या प्राण के आधार पर, श्वास या प्राण के आधार पर भी ये दो तरह के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण, अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। ये जान लेते हैं अल्प प्राण किसे कहते हैं। अल्प प्राण जिन ध्वनियों का उच्चारण करने में जो हवा है, वो जिन ध्वनियों का उच्चारण करने में कम समय लगता है, जिन व्यंजनों, ध्वनियों नहीं व्यंजनों समझ लेते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में कम समय लगता है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। जो हमारे मुख से जो हवा निकलती है वो मतलब कम निकलती हो, तो उसको जो श्वास निकलता है या जिन ध्वनियों को उच्चारण करने में, जिन ध्वनियों का उच्चारण करने में हम स्वर स्वर श्वास की मात्रा जो है कम होती है, उसमें उसको अल्प प्राण कहते हैं। और जिन ध्वनियों का उच्चारण करने के लिए हमें श्वास की मात्रा अधिक लेनी पड़ती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। ठीक, तो अल्प प्राण में हो गया, अल्प प्राण में आता है पहला वर्ण, तीसरा और पांचवा। अल्प प्राण में पहला, तीसरा, अल्प प्राण में सारे वर्णों का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है, पांचवा वर्ण आता है। ठीक, इसके साथ ये द्विगुण व्यंजन का ड भी आता है और य, र, ल, व। इतने वर्णों का उच्चारण ये इतने वर्णों का उच्चारण हम अल्प प्राण की तरह करते हैं। जैसे बोल रहे हैं, पहला है क,
तीसरा हो गया ग और पांचवा हो गया अंग। ऐसे तो ये पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड आते हैं इसमें, और अंग भी आता है, और य र ल व। अब महाप्राण पे आते हैं। महाप्राण, जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें अधिक श्वास की आवश्यकता होती है, या अधिक श्वास की आवश्यकता होती है, उसको महाप्राण कहते हैं। तो महाप्राण में आते हैं हर वर्ण का दूसरा तथा चौथा वर्ड और दूसरा चौथा वर्ड और द्विगुण व्यंजन का जो ढ है वो भी आता है, और इसमें उष्म व्यंजन आते हैं। य र ल व को अंतःस्थ व्यंजन बोलते हैं। ये है अंतःस्थ व्यंजन, और उष्म व्यंजन है स, श, श, ह। ये उष्म व्यंजन आते हैं इसमें। महाप्राण में दूसरा चौथा वर्ण और ढ और श, 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 ह। ढ मतलब वो ढ नहीं जो द्विगुण व्यंजन वाला ढ है, वो आता है जिसमें नीचे बिंदु लगा है। ये दंत स होता है, इसको दंत स बोलते हैं, इसको मूर्धन्य स बोलते हैं, इसको तालव्य स। जो बड़ा स होता है उसको तालव्य स बोलते हैं हम। और ये मूर्धा से, इसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है, मूर्धा होता है, इसलिए इसको मूर्धन्य स बोलते हैं। और ये जो छोटा स बोलते हैं जिसको, इसका उच्चारण दंत से होता है, इसलिए इसको दंत स बोलते हैं। ठीक है। अब तक हमने जाना व्यंजनों का वर्गीकरण जो है दो तरह से होता है। एक उच्चारण स्थान के आधार पर, उसको समझ लिया हमने, जान लिया। अब आते हैं दूसरा जो बताया थे प्रयत्न के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर इसका मतलब होता है स्वर तंत्रिका में कंपन या स्वर यंत्र में कंपन। कंपन, प्रयत्न का मतलब होता है स्वर यंत्र में कंपन। इसके आधार पर दो तरह के होते हैं व्यंजन, अघोष, दूसरा सघोष। पहला होता है अघोष और दूसरा होता है सघोष। जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए स्वर यंत्रियों में कंपन नहीं होता है। अघोष किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण या जिन ध्वनियों का उच्चारण करने में स्वर यंत्रियों में कंपन नहीं होता है उनको अघोष कहते हैं। और जिन वर्णों का उच्चारण करने में स्वर यंत्रियों में कंपन होता है उसको सघोष कहते हैं। मतलब होता है नहीं, मतलब होता है नहीं, इसलिए इसमें कंपन नहीं होगा, स्वर यंत्रियों में कंपन नहीं होगा, स्वर यंत्रिका में कोई कंपन नहीं होगा। श का मतलब होता है मिला हुआ, जुड़ा हुआ, तो सघोष का मतलब स्वर यंत्रिका में कंपन होगा। तो ऐसे एग्जाम्पल, ऐसे डिफिनीशन समझ लेते हैं। अघोष का मतलब होता है कि जिन वर्णों का, जिन ध्वनियों का उच्चारण करने में स्वर यंत्रिका में कोई कंपन नहीं होता है उसको अघोष कहते हैं। और जिन ध्वनियों का उच्चारण करने में हम स्वर यंत्रिका में कंपन होता है उसको सघोष कहते हैं। अघोष में व्यंजन वर्ग का पहला वर्ग और दूसरा वर्ग होता है। पहला और दूसरा वर्ग होता है, और इसमें श, स, श ये तीनों होता है। ठीक। अघोष, ये सारे वर्ड क्या होते हैं? अघोष होते हैं। अघोष पहला वर्ड का मतलब जैसे क ख लिखते हैं, क ख ग घ अंग, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ड़ त थ द ध न, प फ
ब, भ, म। ऐसे हो गए, ऐसे समझ लेते हैं। अघोष, इसमें पहला और दूसरा, तो पहला और दूसरा ये हो गए, पहला और दूसरा, 1 2 3 4 5, ये पहला वर्ड हो गया, पहला 1 2 3 4 5, ये दूसरा हो गया, तो 5 5 10, और ये 3 श श श स श श, इनको, ये कुल कितने होते हैं मिलाकर? 13। सघोष, अघोष, सॉरी अघोष, अघोष जो हमारे होते हैं, अघोष व्यंजन जो होते हैं वो कितने होते हैं? 13। कौन कौन सा? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, और उसमें श श श, समझ में आया? अब श घोष पे आते हैं। श घोष किसे कहते हैं बता चुके हैं कि जिन जिन ध्वनियों का उच्चारण करने के लिए स्वर तंत्रिका में या स्वर यंत्रिका में कंपन होता है उसे श घोष कहते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड होता है। तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड होता है। अघोष का मतलब भी समझ लिए आप लोग, सघोष का भी मतलब समझ लिए आप लोग। इसमें तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड होता है, और ये भी होता है य, र, ल, व और ह। ठीक, तीसरा, ये तीसरा हो गया, चौथा ये हो गया पूरा, ये पांचवा हो गया पूरा आपका। ठीक, और उसमें और भी होते हैं य, र, ल, व और ह। ठीक, अब इतना समझ में आ गया होगा कि वर्ड, वर्ड के प्रकार, वर्ड, वर्ड के कितने प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन, स्वर के कितने प्रकार होते हैं, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, और व्यंजनों का वर्गीकरण हम कैसे कैसे करते हैं, किसके आधार पे करते हैं। तो व्यंजनों का वर्गीकरण हमने बताया 2 आधार पे होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर, प्रत्येक वर्ड का उच्चारण स्थान अलग अलग होता है, और प्रयत्न के आधार पे भी व्यंजनों का उच्चारण, व्यंजनों का वर्गीकरण होता है, सॉरी, प्रत्येक व्यंजनों का वर्गीकरण प्रयत्न के आधार पर भी होता है। प्रयत्न का मतलब होता है स्वर तंत्र में जो हम बोलते हैं उसमें कंपन। तो इसमें इसमें 2 तरह के होते हैं, अघोष और सघोष होते हैं। अघोष, अघोष में पहला, दूसरा और श श श ये आते हैं, और सघोष में तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है, और इसमें य, र, ल, व और ह। अब आते हैं वर्ण विच्छेद पे। अब आते हैं वर्ण विच्छेद पे। वर्ण विच्छेद पे, वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? किसी शब्द को तोड़कर लिखना, तोड़कर लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। किसी शब्द को तोड़कर लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है, या फिर जैसे सिंपल भाषा में समझ लेते हैं, वर्ण विच्छेद, वर्ण, वर्ण तो समझते हैं कि वर्ण क्या है, विच्छेद का मतलब होता है अलग अलग करना, विच्छेद का मतलब होता है उसको अलग अलग करके लिखना। तो जैसे मान लीजिए कोई शब्द है, तो जैसे कोई शब्द है जानवर, जैसे कोई शब्द ले लिए जानवर, अब जानवर का वर्ण विच्छेद करना हो तो ज प्लस आ प्लस न प्लस अ प्लस व अ प्लस र। ठीक, जानवर, इसको ऐसे तोड़ लिए, इसी को, इस यही जो है जैसे इसको छोटे छोटे वर्णों में तोड़ लिए, इसको ही क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद समझ में आ गया? वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? किसी शब्दों को तोड़ कर लिखना।
छोटे छोटे टुकड़ों में करके लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। अब आते हैं वर्ण मेल पे। वर्ण मेल, वर्ण मेल हो गया टूटे हुए छोटे छोटे वर्णों को जोड़कर आपस में जोड़कर लिखना। छोटे छोटे अगर इनको हम जोड़ के लिख देते हैं, जैसे जानवर लिख दिए, तो वो है वर्ण मेल। तो वर्णों को मिलाकर लिखना वर्ण मेल कहलाता है। अगर कोई आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उससे शेयर कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन डाल के शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं क्या प्रॉब्लम है, हम उसका जवाब दे सकते हैं। आपका चैप्टर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद।